जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैंडिडेट्स, आप सभी को पता है कि आज आर एस सर ने आपको वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों हमारे जो आज के जो हमारे ये क्वेश्चन है, ये कैंडिडेट वर्क एनर्जी और पावर से संबंधित हमारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप इस पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट जो अब आगे आने वाले जो वीडियोज़ है उसके अंदर आपको फिजिक्स के रैपिड फायर क्वेश्चन जो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर साफ साफ आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स की 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यही जो ये हमारे PYQs है, ये दोस्तों कैंडिडेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। एंड दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ एक शेयर भी करना और प्यारा सा कमेंट भी करना। तो दोस्तों अभी चलो, अभी अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अहम द्रव्यमान का पिंड। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना हो दोस्तों। जितना देखो, अगर आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो उससे महत्वपूर्ण है कि आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके अंदर ये देखना है आपको पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है किया गया कार्य। आप सभी को पता है कि हमारा किया गया कार्य बराबर होता है F.ds cos थीटा, यानी कार्य हमेशा बल, विस्थापन और cos थीटा पर निर्भर करेगा। अब आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है। अपने जो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि m मास का कोई एक पिंड है और ये एक HR चाल v के साथ हमारे एक वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर कोई पिंड वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसके ऊपर हमेशा अभिकेंद्रीय बल लगता है और इसके सिवाय कोई भी बल कार्यरत नहीं करता। और दोस्तों अभिकेंद्रीय बल की स्थिति में आप सभी को पता है अभिकेंद्रीय जो बल होता है उसकी डायरेक्शन और इसके विस्थापन की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता है कि इसके पूरी परिधि के द्वारा मतलब पूरी परिधि को चलने में किया गया कार्य, तब दोस्तों आपका 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में इसका विस्थापन भी 0 हो चुका है और इस स्थिति में इसका 90 जो इस विस्थापन और जो बल है उसके बीच में कोण भी 90 डिग्री का है। बट कैंडिडेट आपकी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया कि इसकी आधी परिधि यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दोस्तों इस स्थिति में आपका विस्थापन तो है पाई आर, बट क्या इस स्थिति में भी आपका अभिकेंद्रीय बल ही कार्यरत है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये इसका सेंटर है और इस स्थिति में इसका एक अभिकेंद्रीय बल जो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, जिसका मान होता है mv²/r। तो ये बल इसी स्थिति में भी यही बल कार्य करेगा। और इस स्थिति में अगर यह बल कार्य करता है तो मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य ऑलवेज विल बी 0। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 0। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाए कि एक वर्ताकार पथ में किसी पिंड को एक बिंदु से ले जाकर उसकी पूरी परिधि का चक्कर कटवाने में किया गया कार्य 0, या फिर ऐसा दे दिया जाए कि उसकी परिधि का 1/3 हो, चाहे उस परिधि का 1/4 हो, चाहे उसकी परिधि का 1/18 हो, चाहे उसकी परिधि का 1/16 भाग हो, चाहे कुछ भी दिया जाए। अगर दोस्तों अगर वर्ताकार पथ में इस क्वेश्चन में तो हमारे पास है 1/2 भाग। बट अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा और चेंज करके मिल जाए कि अगर किसी पिंड को वर्ताकार पथ में उसकी परिधि का 1/3वां भाग, 1/4वां भाग और 1/18वां और 1/16वां भाग, अगर 1/16वां भाग अगर वह पिंड गति करता है तो उस स्थिति में भी इसका आंसर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों वर्ताकार पथ की स्थिति में इसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। आई होप सो कि कैंडिडेट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको वर्ताकार पथ ना मिल जाए तो हमेशा किया गया कार्य ऑलवेज विल बी 0। अगला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता। तो इस स्थिति में सभी को पता है कि अगर मैं इस दीवार पर ऐसे बल लगाऊंगा तो इस स्थिति में मेरे द्वारा लगाया बल इस दिशा में है, मतलब W बराबर आपको क्या है, आपको अगर इसमें पूछा गया कि किया गया कार्य तो किया गया कार्य बराबर F cos थीटा होता है। सभी को पता है F cos थीटा होता है। और आपको पता है कि किया गया कार्य हमेशा बल। बट दोस्तों इस स्थिति में हमारा बल तो 0 नहीं है, मतलब बल हमारा कुछ ना कुछ बल हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मैं मानता हूँ कि बल हमारा 5 वो है न्यूटन है। तो बस देखो दोस्तों, क्या मैं इस दीवार पर ऐसे बल लगाता हूं तो दोस्तों क्या मैं इस दीवार को विस्थापित कर पाता हूं? नहीं। तो हमारा विस्थापन बराबर 0 हो जाएगा। बट cos थीटा दोस्तों, अब इस स्थिति में आप मेरे को बताओ कि इस स्थिति में इसका cos थीटा क्या हुआ। तो दोस्तों देखो, बल इस दिशा में बट इसका विस्थापन 0 है, तो इस स्थिति में इसका cos थीटा मान हम नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस स्थिति में इसका किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका विस्थापन 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर उसको रोका जाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन अपना है कि अगर एक रेलगाड़ी को, देखो आप सभी अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको दिमाग में गति का तीसरा समीकरण होना चाहिए। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है कि v² बराबर u²
प्लस का 2as, ठीक है। ये अपना गति का तीसरा समीकरण होता है। बट ये कब होगा, जब दोस्तों ये क्वेश्चन, ये समीकरण आपको तभी लगाना है जब किसी वस्तु का वेग निरंतर रूप से बढ़ रहा हो, तब आपको ये आपको लगाना है। बट अगर जब किसी वस्तु का वेग निरंतर रूप से घट रहा हो, तब आपको लगाना है v² बराबर u² माइनस का 2as, ठीक है। तो ये क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों उसका वेग घट रहा है। अगर वेग घटेगा तो उसका त्वरण भी घटेगा, और त्वरण घटेगा तो त्वरण हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव त्वरण को हम क्या बोलते हैं, कमेंट करना दोस्तों आपको। यानी अगर किसी वस्तु का त्वरण नेगेटिव हो तो वस्तु के नेगेटिव त्वरण को हम क्या बोलते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको लास्ट में जाकर ये देखना उसको पूछा क्या गया है। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि देखो अगर किसी आपको पूछा गया एस, ठीक है। एस मतलब उसकी अधिकतम दूरी, ठीक है। तो दूरी आपको एस पूछी गई। अब देखो कि एक चलती हुई रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो वह 80 मीटर तक चलकर रुक जाती है, ठीक है। और यदि गाड़ी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इस स्थिति में मतलब कि इस अवमंदक बल में गाड़ी रुकेगी। मतलब गाड़ी एस का और ए का रिलेशन आपको निकालना है। देखो v² बराबर u² माइनस का 2as होता है, ठीक है। अब देखो v² का मान हमारे पास 0 है, क्यों, क्योंकि गाड़ी रुक गई है, तो उसका वेग 0 होगा, ठीक है। अब देखो u² बराबर 2as, ठीक है। इसको उठा दो यहाँ से, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर त्वरण हमारा घट रहा है, मतलब त्वरण हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। त्वरण हमारा इस स्थिति में त्वरण हमारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि इस एक चलती हुई रेलगाड़ी को एक ब्रेक लगाकर उसे रोका जाता है तो ये 80 मीटर तक चलकर रुक जाती है। अगर यदि गाड़ी का वेग दोगुना कर देगा, मतलब इस स्थिति में हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखो अभी आपका u² बराबर 2as, ठीक है। तो s समानुपाती u², तो वेग दोगुना कर दिया तो हमारी s हमारा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर वेग आपका 4 गुना हो जाए तो, मतलब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर, देखो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया हो कि इसका वेग मतलब अंतिम वेग 0 है, तो दोस्तों आपको हमेशा और हमेशा थर्ड इक्वेशन लगाना है गति का। वो क्या होता है, वो होता है v² बराबर मतलब u² बराबर u² माइनस का 2as, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस वो डिपेंड करा कि गाड़ी को रोका गया है। देखो अब यहाँ से u² बराबर 2as, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास ए कांस्टेंट है तो मैं s का और u² का रिलेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरे पास s कांस्टेंट है, अगर इस स्थिति में ऐसा दिया गया होता है कि उसके द्वारा रुकी गई, मतलब उसके द्वारा जो मतलब कि गाड़ी द्वारा, यानी कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर है, ठीक है। चली गई दूरी बराबर है, ठीक है। तो मुझे त्वरण का मान कितना गुना हो जाएगा। देखो अगर u² बराबर 2as, मतलब s हमारा सेम है, ठीक है। अब u² बराबर 2as, ठीक है। तो a समानुपाती u², तो इस स्थिति में भी हमारा a भी हमारा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपना। देखो 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करती है। यदि क्या गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा में बनाया गया कोण क्या होगा। दोस्तों अब आपको ये देखना कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है। दोस्तों मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आई, पर दोस्तों आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन की हैबिट बन जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से फोड़ सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया ए बराबर अपने पास है 5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आपका है एस बराबर अपना 10 मीटर। क्यों, क्योंकि वस्तु 10 मीटर की दूरी के पश्चात रुकती है, ठीक है। और उस पर अगर हम वस्तु पर 5 का बल लगाते हैं और इसके 10 मीटर की दूरी के बाद ये रुकती है, तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका थीटा निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि W बराबर FS cos थीटा होता है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका W का मान है 25, ठीक है। 25 का इसका मान है, तो इसका मान 25 है, ठीक है। बराबर F का मान हमारे पास 5 इंटू इसका मान 10 और cos थीटा, ठीक है। यहाँ से थीटा अगर निकालते हैं तो 25/50 बराबर 1/2। और आपको पता है कि cos के अंदर 1/2 वैल्यू होती है, थीटा बराबर कितनी होती है 60 डिग्री दोस्तों। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आ जाए। बट अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दे दिया जाए कि देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं ये पूछूं कि अगर थीटा आपका 60 डिग्री है और आपका लगने वाला बल F बराबर आपका है 5
न्यूटन और आपका इस स्थिति में आपका विस्थापन है 20 मीटर, तो आपको इसके द्वारा किया गया आपका कार्य निकालना है। तो W बराबर आपको पता है कि एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो W बराबर एफ का मान कितना, आपका मान है 5 न्यूटन, उसके एस का मान अपने पास 20 मीटर, और कोस थीटा कोस 60 का वैल्यू अपने होती है 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस स्थिति में आपका था 25 जूल, बट यहाँ पर 50 जूल क्यों आ गया, क्योंकि दोस्तों मैंने इसका विस्थापन 2 गुना कर दिया है। तो दोस्तों आपको आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर लगने वाला बल समान हो, कोण समान हो, तो किया गया कार्य डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है, ठीक है। और इसका विपरीत अगर मैं आपको बताऊं कि अगर वस्तु का विस्थापन समान है, कोण भी समान है, तो W समानुपाती F होगा। तो दोस्तों आप इसका आराम से रिलेशन निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आपको, दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना है, क्योंकि भाइयों ये क्वेश्चन रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमने अपने जो अलग से वो बुकलेट बनाई है उससे आपको ये क्वेश्चन करवाएं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप साफ ये देख सकते हो कि नेवी डब्ल्यू के अंदर आया है। तो नेवी डब्ल्यू के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया है तो भाइयों उसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है। क्यों कि जो क्वेश्चन नेवी के अंदर आ चुका है उसकी वो डेफिनेटली एयरफोर्स के अंदर पूछा जाएगा। देखो आप एक भारी पुस्तक को कमरे के एक फर्श से उठाकर अलमारी में रख देते हो जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। इस क्रिया में आपको 5 सेकंड का समय लगता है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य किस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जहर कॉन्सेप्ट है भाइयों। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भाइयों, कार्य कभी भी समय पर डिपेंड नहीं करता, यानी कार्य डज नॉट डिपेंड, और यानी कि W डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। यानी कार्य कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। क्यों? क्योंकि दोस्तों कार्य कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। दोस्तों टाइम चाहे कितना भी दिया गया हो, कार्य हमेशा और हमेशा आपका विस्थापन, मतलब कार्य हमेशा विस्थापन बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करेगा, समय पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो इससे मतलब एक भारी पुस्तक को कमरे के एक फर्श से उठाकर आप अलमारी में रखते हो जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब आपने ये मेरे पास ये बुक है, तो ठीक है मैंने इस बुक को यहाँ से फर्श से उठाकर यहाँ पर अगर मैं इस बुक को यहाँ पर ये पुट करता हूँ, तो दोस्तों देखो पहली स्थिति में देखो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से उठाकर यहाँ तक इसे लेके आया 2 सेकेंड में, ठीक है। उस स्थिति में अगर मेरे द्वारा किया कार्य 2 जूल है, ठीक है। बट अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो इसे यहाँ से यहाँ तक उठाकर लेके आने में इसे 5 सेकंड लगती है, मतलब मेरे को तो लगा 2 सेकंड, बट कोई और स्टूडेंट है जिसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में लेके आने में 5 सेकंड लगा, तो उसका कार्य भी 2 जूल ही होगा। क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों कार्य हमेशा विस्थापन पर, बल पर और उसके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। अब आप देखो अगर मैं किसी वस्तु को नीचे से उठाकर ऊपर लेके आऊंगा तो मैंने इसके ऊपर बल ऊपर की तरफ लगाया ना। क्यों? क्योंकि मैं इस वस्तु को ऊपर उठा के लेके आ रहा हूँ। बट एक अपना एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। तो उस स्थिति में जो देखो एक जो अपना होता है गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल। तो जो ये गुरुत्वीय बल होता है इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नहीं होता दोस्तों। आज आपको आर एस ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है, बट दोस्तों ये हर स्थिति में नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों अगर देखो ये नेगेटिव कब होगा, जब हम किसी वस्तु को जमीन से उठाकर ऊपर लेके आते हैं। अगर सपोज करो कि अगर ये मार्कर तो मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेके आऊँगा, तब इस स्थिति में इसके द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव हुआ। बट अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकता हूँ तो इस स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि इस मार्कर का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और हमारा गुरुत्वीय बल भी नीचे है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो अपना कार्य पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अपना ये क्वेश्चन देखो। अब देखो सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत जहर कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास कि जो पुस्तक की सही और उसके समय पर तो कभी नहीं करेगा। जो हमारे पहला ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अगला क्वेश्चन कि पुस्तक के भार और अलमारी की ऊंचाई। अब देखो अब सर ये भार क्या बला है? देखो भार मैंने दोस्तों कल की क्लास में आपको बताया था कि भार हमेशा mg होता है। और भाइयों mg क्या होता है? mg होता है गुरुत्वीय बल, यानी कि जो गुरुत्वीय बल और उसकी ऊंचाई बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं किसी वस्तु को नीचे से उठाकर ऊपर लेके आऊँगा तो वस्तु का भार, अगर भार की जगह दोस्तों अगर यहाँ पर ये होता द्रव्यमान, तब भाइयों आपका आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, वस्तु के भार पर डिपेंड करता है। तो वस्तु का भार और उसकी ऊंचाई, यानी कि मैं उसे कहाँ से कहाँ तक उठाकर लेके आया हूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा वस्तु का भार और उसके द्वारा कितनी ऊंचाई तक मैंने उसको उठाया उस पर डिपेंड करेगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है W बराबर mgh,
ठीक है, तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हो कि mg हो गया उसका भार और h हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका आपका आंसर बी, आपका आंसर आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो आप, यानी कि दोस्तों कि गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा वस्तु का भार और उसकी डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और कैंडिडेट अगर आप भाई अगर देखो ये जो ये क्वेश्चन है, अब आपका ये जो क्या डाउट है कि सर आप इस क्वेश्चन को कहाँ से लेके आते हो, तो भाइयों जो ये क्वेश्चन है ये भाइयों हमने खुद ने एक बुकलेट बनाई प्रीवियस ये क्वेश्चन जैसे जैसे हमारे एग्जाम कंप्लीट होते थे वैसे वैसे हमने एक अलग से बुकलेट बनाई। तो भाइयों इस जो पीडीएफ है इस पीडीएफ के अंदर लगभग 400 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 400 प्लस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा आपको 100 प्लस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊँ। बाकी के दोस्तों आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ के लिए हमारा एक ग्रुप टेलीग्राम उसको ज्वाइन करना है भाइयों, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और खुद सोल्व करना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो कि एम केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को एक आदमी टी 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकंड लगता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आदमी उसी वस्तु को उसी ऊंचाई तक 60 सेकंड में उठाता है। ठीक है, तो इसमें किए गए कार्य का अनुपात मैंने क्या बताया था भाइयों कि हमेशा गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा mw बराबर mgh है। तो बताओ क्या यहाँ पर t आ रहा है। अब आप किसी को दोबारा पढ़ो, आपका m समान है, g समान है, m समान है और g समान मतलब h समान है, यानी कि आपका mg एच के अंदर m समान है, g तो मतलब वो होता समान रहता है और एच हमारा समान है, तो इसका आप अनुपात आया 1:1। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि दूसरा व्यक्ति दोगुने द्रव्यमान की वस्तु को उसी ऊंचाई तक उठा के ले जाता, मतलब अगर पहले हमारा m था अब इस स्थिति में आपका 2m हो गया, तो आपका अनुपात होता 1:2। क्यों? क्योंकि आपका किया गया कार्य हमेशा m के समानुपाती होता है। तो भाई आई होप सो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। मतलब कहने का मतलब इतना है कि किया गया कार्य हमेशा एम जी एच पर डिपेंड करेगा। जी कांस्टेंट हो रहा है, एम और एच पर डिपेंड करेगा। एम है वस्तु का भार और एच है उसको किस ऊंचाई तक हमने उठाया है। ठीक है, समय पर डिपेंड नहीं करता भाई। इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो कि समय पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? समय पर डिपेंड नहीं करता है, बस। और क्या है, देखो अगला क्वेश्चन देखो कि एक कण पर F बराबर 5 I और 3 J का न्यूटन का बल अगर हम उस पर लगाए तो मूल बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक जिसकी स्थिति इतनी है तो इतने में स्थापित होता है, तो किया गया कार्य। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको ये दिया गया कि मूल बिंदु, बट दोस्तों अगर दोस्तों ये मूल बिंदु ना होता तो आपको क्वेश्चन क्या होता। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, F बराबर 5I प्लस का 3J। ठीक है, और R बराबर दोस्तों मूल बिंदु के सापेक्ष है। अगला देखो R बराबर 2I माइनस का J के। आप सभी को पता है कि W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 7 जूल। ठीक है, अब देखो 7 जूल पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब मेरे को बताएं दोस्तों 7 जूल पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब इसको आपको आंसर कमेंट करना है। दोस्तों 7 जूल हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अगर इस स्थिति में ऐसा होता, अगर यहाँ पर ये माइनस लगा होता तब ये माइनस आता। अब इस स्थिति में ये प्लस है तो आपका इसका आंसर प्लस होगा। ठीक है, और दोस्तों अब मैं आपको क्या बता रहा था कि देखो अब मैं आपको अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि उस जो हमारे पास एक वस्तु है उसका स्थिति वेक्टर जो ये है 2I कैप माइनस 3J कैप से R2 वेक्टर 4I कैप प्लस का 5J कैप तक हो जाता है, तब इसका आपको दोस्तों अलग से इसका वेक्टर निकालना पड़ता, फिर उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका प्रोडक्ट है उसके बाद इसका आंसर होगा। अब देखो इसका आपको इसका कैसे निकालना पड़ेगा। इसका होगा R2 माइनस R1। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि वस्तु कहाँ से कहाँ तक गई। वस्तु R1 से R2 तक जाती है तो R2 माइनस R1 होता है। अगर वस्तु R2 से R1 आती है तो ये R1 माइनस R2 होता है। मैंने क्या बताया दोस्तों, देखो अगर दोस्तों आपकी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश ये है, तब तो दोस्तों आपका आंसर F वेक्टर डॉट S वेक्टर होगा। बट अगर ऐसा लिख दिया गया है कि उसका स्थिति सदिश R1 से R2 तक उसको लेके जाया जाता है, मतलब R1 वेक्टर से उसे R2 वेक्टर तक लेके जाया जाता है, तब भाइयों आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको R21 और R12 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि भाइयों इसके अंदर उसे R1 से लेकर R2 तक अगर हम लेके जाते हैं तो उसका वेक्टर आपका R2 माइनस R1 होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका
दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आपको भाइयों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाइयों इस क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है कि एक 30 ग्राम के एक कण पर एक बल इस प्रकार कार्यरत है कि समय के सापेक्ष उसकी स्थिति 3t + 4t² + t³ दी जाती है। तो x मीटर में, t सेकंड में, प्रथम 4 सेकंड में उसके द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों ये आर एस सर ने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं अभी तक, जब आर एस सर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो अपना भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था कि देखो, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ाया था कि हमेशा गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो होता है W = mgh होता है। भाई इसके ऊपर एयरफोर्स आपके सामने भाइयों ये एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आया, मतलब ये SSR के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और पहले भी ये 2 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके अंदर इसका m है आपके पास 10 kg है, इंटू इसका h आपके पास है 10 और g आपके पास 9.8 लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 980 न्यूटन। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर यहाँ पर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो कि उसे ऊंचाई से छोड़ा गया है। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी वस्तु को ऐसे हम ड्रॉप करते हैं तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा मेरे भाई। क्यों? कि उसके विस्थापन की डायरेक्शन और गुरुत्वीय बल की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि वस्तु को नीचे से उठाकर 10 मीटर की ऊंचाई तक लेके जाएंगे तब भाइयों आपका नेगेटिव होता। इस क्वेश्चन को गांठ मार दो भाइयों, डेफिनेट आपकी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सी अदिश है। तो दोस्तों देखो ये आपका एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका रैली के अंदर। तो इसके अंदर आपको पता है कि विस्थापन आपका वेक्टर होता है, त्वरण आपका वेक्टर होता है, और दोस्तों कार्य आपका अदिश होता है। तो आपका इसका आंसर आपका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अगर अभी आर एस सर ने आपको ये कॉन्सेप्ट वो पढ़ाया नहीं, जब आपको आर एस सर पढ़ाएंगे तब हम इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगला देखो, एक बल F = 5I + 6J - 4 के द्वारा विस्थापित इतना है। तो बल द्वारा क्या क्या कार्य, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या होगा कि आपको F वेक्टर डॉट S वेक्टर आपको निकालना है, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तब आपका इसका आंसर आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, 10 kg मास के किसी एक पिंड को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में t सेकंड में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। सेम कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है कि W = mgh होता है, ठीक है। m का मान आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया 10 kg, और g का मान आपको क्वेश्चन के अंदर अगर दिया जाए 10 तब आपको 10 लेना है, अदरवाइज आपको 9.8 लेना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 9.8 लेना पड़ेगा। इंटू h का मान भी आपके पास 1 है, तो इसका आ जाएगा 98 जूल, ठीक है। तो दोस्तों ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाइयों। इसके अंदर प्लस माइनस के अंदर स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। दोबारा आपको बता रहा हूँ क्या है, अगर दोस्तों हम किसी पिंड को जमीन से उठाकर किसी ऊंचाई तक लेके जाते हैं तब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वस्तु का, हाँ, उस स्थिति में ये नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वस्तु का विस्थापन ऊपर की तरफ है और गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ है, तब इसके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में क्या कार्य नेगेटिव होगा। और बट अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं मेरे भाई, तब हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन को गांठ मार लो भाई, क्वेश्चन आपका आंसर आपका सेम आ जाएगा, 98 आ जाएगा, बट एक अगर किसी ऑप्शन के अंदर अगर आपका माइनस दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होती है? सेम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक। और ये इसका ऊर्जा का एक मात्रा भी होता है, जो आपको याद करना है कि ऊर्जा का एक अन्य मात्रा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपको इसका आंसर भी करना है। और अगर कोई पिंड ऐसी मतलब 10 kg मास की कोई पिंड 10 kg मास की कोई पिंड एक बेलन 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से किसी समतल पर ये आ रहा है, तो यदि समतल तथा बेलन के मध्य घर्षण गुणांक इतना है तो इसकी तो रुकने से पूर्व इसके द्वारा चलेगी दूरी। मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या कि देखो v = u² - 2as। यहाँ पर ये माइनस क्यों है? क्योंकि भाइयों यहाँ पर वस्तु रुक रही है। अगर वस्तु रुक रही है तो आपका वहाँ पर मंदन आएगा, ठीक है। अब देखो u² = 2as, ठीक है। बट दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको घर्षण गुणांक दिया गया है, और घर्षण गुणांक की स्थिति में आपका a बराबर आपका होता है u² = 2 × μgS। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो भाई देखो कितना हार्ड क्वेश्चन था, बट भाइयों क्वेश्चन को सोल्व करोगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन देखो जो इजी है, ठीक है। देखो 50 kg का एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर 20 kg के भार को एक साथ रखकर प्रत्येक स्थिति में मतलब 0.2 मीटर की एक सीढ़ी है, 0.25 मीटर की एक सीढ़ी है, और ये 20 सीढ़ियों तक ऊपर चढ़ता है। तो ऊपर जाने में इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?
अब सबसे पहले दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। देखो इसको दोस्तों आपको इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ये है कि वस्तु उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा एम जी और एच होगा। एम जी और एच, एच दिया गया आपको, एच आपको रखना है 10। अब आपका डाउट है कि सर एच क्या लें और एम क्या लें। एम दोस्तों नोट बनाकर अपनी कॉपी के अंदर लिखो क्या कि अगर कोई व्यक्ति जमीन से उठकर अगर ऊपर जाता है, कोई अगर मतलब ऊपर जाता है, तो उस स्थिति में उसका मास अगर चाहे वह कितने भी केजी की वस्तु पर लेके जाता है, जैसे मानो, चलो आपको दोबारा अच्छे से बता रहा हूँ। देखो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, जो ये एक सीढ़ी है और ये एक सीढ़ी और ये एक सीढ़ी है और ये एक सीढ़ी है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चढ़ के यहाँ तक जाता है, तो इस स्थिति में अगर यहाँ से चढ़कर यहाँ तक जाता है, तो इस स्थिति में इसका टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होगा। अब सर ये स्मॉल एम क्या बोला है, तो भाई जो स्मॉल एम है वह जिस भी भार की वस्तु अपने सिर के ऊपर रख कर लेके जाता है उसका भार होगा। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है आपके क्वेश्चन के अंदर जाएगा कि वह व्यक्ति जिसका भार 50 kg है, यानी कि जो व्यक्ति जिसका भार 50 kg है वह 20 kg की वस्तु को अपने सिर के ऊपर रख, मतलब सिर के ऊपर लेके ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैपिटल एम क्या होगा, कैपिटल एम हो जाएगा 50 + 20, ठीक है, तो इसका टोटल मास आ जाएगा 70 kg। अब सर ये 70 kg क्यों है, देखो दोबारा देखो, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है, सीढ़ी इधर ऊपर जाता है, तो उसका कुल मास, व्यक्ति का खुद का मास भी काउंट होता है, प्लस जो वस्तु वह अपने सिर के ऊपर लेके जाता है उसका मास भी काउंट होगा, ठीक है। तो आपका मास आ जाएगा 70 kg। अब देखो अगला आपको सर एच क्या लें। देखो अब एच के अंदर आपको बता रहा हूँ। देखो अब देखो इस स्थिति में देखो कि देखो जो ये एक सीढ़ी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी एक ही हाइट है 0.25 मीटर, ठीक है, और इसकी पूरी हाइट कितनी है, इसकी पूरी हाइट है इसकी 20 सीढ़ियाँ, ठीक है, 20 सीढ़ियाँ, ओके। अब देखो इसके अंदर इसका टोटल जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, एक विस्थापन ये होगा अलग से, देखो ये एक विस्थापन ये हो गया, और फिर फिर देखो आपको ये अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्या इसके अंदर देख लो, ये एक सीढ़ी, ये एक है, फिर ये आ गई हमारे अगली सीढ़ी, फिर ये आ गई अगली सीढ़ी, और फिर ये आ गई अगली सीढ़ी। देखो इसकी लेंथ है 0.2 मीटर, ठीक है, बट जितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4, मतलब इस स्थिति में अभी 4 सीढ़ियाँ हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5, यहाँ 0.5, 0.5, मतलब इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा 4 × 0.25। बट हम जो ये क्वेश्चन इसके अंदर जो ये सीढ़ियाँ ये कितनी है, ये सीढ़ियाँ अपनी 20 है, तो ये इसका विस्थापन आएगा 20 × 0.25, ठीक है। तो अब इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो 5 मीटर आएगा, ठीक है, ओके। तो आपके पास एम भी आ गया, एम कितना आपके पास 70 है, जी का मान 10 है और एच का मान अपना 5 आएगा। तो इसको आपको अगर सोल्व करते हो तो आपका आ जाएगा 350 जूल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगर किसी कण पर कार्यरत बल F बराबर इतना है तो उसकी तो विस्थापन इतना है, तो कार्य अगर 0 होता है, x का मान कितना होगा भाइयों, ये वेक्टर का और जो कार्य है उसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया कि उसका कार्य 0 है। अब आपको पता है कि जो कार्य बराबर होता है F.S बराबर 0 दिया गया है, मतलब 0 क्योंकि भाई कार्य 0 दिया गया है, W बराबर 0 है, तो F का वेक्टर डॉट S का वेक्टर बराबर 0 आएगा। अब F का वेक्टर आपके पास है 6ik + 2jk माइनस का 3kk + 2ik माइनस का 3jk प्लस का xkk, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो अपना आ जाएगा 12 माइनस का 6 माइनस का 3x बराबर 0, ठीक है। तो ये अपना आ जाए 3x बराबर 6, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक कैलकुलेशन भाइयों। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ये पढ़ाने का जो ढंग है, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो भाइयों इस वीडियो इतना कहूँगा यार, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, एक शेयर ज़रूर कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।